हाय एवरीवन, वेलकम टू दीक्षाज एजुकेशन हब। हमने एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट कर दी है फॉर यूपीएससी एग्ज़ाम 2025। सो आज पार्ट 3 हम कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम स्टडी करेंगे अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन। उससे पहले आई एम जस्ट होपिंग आपने ये स्ट्रैटेजी वाली वीडियो देख ली थी, बिकॉज इसमें मैंने पूरा का पूरा सिलेबस डिस्कस कर दिया हुआ है। सो ऐसे ना हो कि आपको पता ही नहीं है डायरेक्शन की, किस डायरेक्शन में हमें चलना है। ठीक है, सो आई एम जस्ट होपिंग आपने ये चेकआउट कर ली है। बुक्स वगैरह सब बता दिया है मैंने इसमें, रिवीजन, स्ट्रैटेजी, टाइम मैनेजमेंट एंड ऑल। तो हमने बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें पढ़ ली थी ऑलरेडी, और अगर नहीं पढ़ी है किसी ने तो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 पक्का से देख लें, उसके बाद ही आगे प्रोसीड करें। आज हम फोकस करने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन पे। तो एक बार फटाफट से टाइमलाइन देख लो। हम प्री हिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें क्या क्या आ गया था आपका स्टोन एज। स्टोन एज के कितने हिस्से? पेलियोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज, नियोलिथिक एज एंड चाल्कोलिथिक एज। कहाँ तक आ चुके हैं? 5 मिलियन ईयर एगो से लेके 3000 BCE तक हम पहुँच चुके हैं। नाउ हमने बोला था हिस्ट्री के 3 हिस्से हैं। नंबर 1 इज़ प्री हिस्ट्री, सेकेंड 1 इज़ प्रोटो हिस्ट्री एंड थर्ड 1 इज़ हिस्ट्री। तो हमने बोला था प्री में आता है सिर्फ स्टोन एज, इसका हो चुका है कंप्लीशन। लो जी, एक पार्ट हिस्ट्री का आपका कंप्लीट है। दूसरा आता है आपके पास प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो की क्या खास बात थी? पहले प्री की याद करो क्या थी। प्री में था कि कोई भी रिटर्न एविडेंस नहीं मिला था, हमें कोई भी बुक वगैरह नहीं मिलती, स्टोन टूल्स वगैरह मिलते हैं, कुछ पेंटिंग्स मिलती हैं, उन्हीं से हम एनालाइज करते हैं कि कैसा रहा होगा आपका स्टोन एज। पर प्रोटो में आप क्या देखोगे? आपके पास रिटर्न एविडेंसेस तो हैं, लिखी हुई चीज़ें तो हैं, पर वो डिसाइफर नहीं है, हमें पता नहीं है उनके अंदर लिखा क्या है, वो चीज़ हमें क्लियर नहीं है अभी तक। ठीक है, सो दैट इज़ द प्रोटो हिस्ट्री। और उसका एग्जांपल आ जाता है आपके पास IVC, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, तो आज हम फोकस करेंगे प्रोटो हिस्ट्री के IVC पे। तो दैट इज़ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। टाइम फ्रेम देखोगी इसकी तो 2600 से लेके 1900, कुछ बुक्स में आपको 1500 BCE भी मिल जाता है। तो हम ऑन एन एवरेज 1900 BCE पढ़ेंगे। चलो जी, नाउ सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन टर्म है ये किसने दी थी। तो सर जॉन मार्शल हैं, एक हिस्टोरियन, उन्होंने दी टर्म दैट इज़ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब देखो एक वर्ड बार बार आएगा थ्रू आउट द हिस्ट्री, मैं भी इसके आपको मीनिंग बता देती हूँ। दैट इज़ कंटेम्प्रेरी। कंटेम्प्रेरी का क्या मतलब होता है? फॉर एग्जाम्पल ये इंडिया का हम लोकेशन यहाँ पे देख लेते हैं इस तरह से। अब देखो, अगर आप रह रहे हो हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, आपका एक फ्रेंड है वो रह रहा है तमिलनाडु में, लाइक दिस, तो ये दोनों क्या हैं? एक दूसरे के कंटेम्प्रेरी हैं। यहाँ पे आप अपनी लाइफ व्यतीत कर रहे हो, ये अपनी व्यतीत कर रहे हैं, तो दोनों क्या हैं? कंटेम्प्रेरी। दोनों को लग रहा है कि बस मेरी लाइफ है, इसको लग रहा है कि मेरी ही लाइफ है, पर एट द सेम टाइम आपकी भी लाइफ चल रही है, इनकी भी लाइफ चल रही है। तो मतलब एक ही टाइम पे आप दोनों एग्जिस्ट कर रहे हो, तो दैट इज़ अ कंटेम्प्रेरी। समकालीन भी जिनको बोलते हैं, समकालीन। ठीक है, एक दूसरे के समकालीन, यानी कि कंटेम्प्रेरी हो आप। उसी तरह से कोई और होगा ABCD, जो कि गुजरात में होगा, तो यहाँ पे आप रह रहे हो, यहाँ पे इनकी लाइफ भी चल रही है एट द सेम टाइम। मान लो आप भी 1998 बॉर्न हो, ये भी 1998 बॉर्न है, ये भी 1998 बॉर्न है, सेम ईयर है आपकी बर्थ का, पर आप रह अलग अलग जगह पे रहे हो। ठीक है, तो दैट इज़ कंटेम्प्रेरी, जब एक ही टाइम पे दो चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हो, हम एक इंडिविजुअल के कॉन्टेक्स्ट में इसको देख रहे हैं। तो बोला जाता है जब इंडिया के अंदर चल रही थी हड़प्पन सिविलाइजेशन, क्योंकि उस टाइम पे पाकिस्तान नहीं बना था, सो वी विल से इंडिया। तो इंडिया के अंदर जब यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन चल रही थी, तो बोला जाता है कि इराक वगैरह में मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन चल रही है, इजिप्शियन सिविलाइजेशन चल रही है आपके अफ्रीका के अंदर। तो ये सारी कंटेम्प्रेरी हैं, एक ही टाइम पीरियड है इन सबका, दैट इज़ 2600 से 1900 BC के आसपास। ठीक है, ऑन एन एवरेज। तो ये सारी क्या थी? कंटेम्प्रेरी थी। अब जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, इसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। अगर आपको याद हो, लास्ट में हमने क्या पढ़ा था एक स्टोन एज में, दैट इज़ चाल्कोलिथिक। चाल्को का क्या मतलब था वहाँ पे? दैट इज़ कॉपर। तो उस टाइम पे कॉपर ज़्यादा यूज़ हो रहा था, पर अब आप आ चुके हो IVC के अंदर। IVC में ये क्या कर रहे हैं? कॉपर भी यूज़ कर रहे हैं और साथ में मिक्स कर दे रहे हैं टिन को। तो जब दोनों को मिक्स कर रहे हैं तो उससे निकल के आ रहा है ब्रॉन्ज। इसी वजह से इस एज का एक और नाम पड़ जाता है, दैट इज़ द ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। ठीक है, सो ये बेसिक सी चीज़ें थी। नाउ अगर आप देखोगे ये कहाँ पे फैली हुई थी आपकी पूरी की पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो यहाँ से कश्मीर का एक एरिया आता है, दैट इज़ मांडा। अगर पूरा हम नॉर्थ टू साउथ चलें, यहाँ पे महाराष्ट्र में एक रीजन आता है, दैट इज़ द दाइमाबाद। ये तो होगी नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंशन। उसके बाद पाकिस्तान में आपको एक जगह मिलेगी, दैट इज़ सुख्ता गेंदौर।
ठीक है। बलूचिस्तान बेसिकली यहाँ पे अफगानिस्तान वाला एरिया भी हुआ करता था, उस टाइम पे सारा एक ही था ना ये, तो यहाँ पे आ जाती है सुख्ता गेंदौर। यहाँ से चलोगे अगर आप टुवर्ड द ईस्ट तो यहाँ पे जाओगे, ये वेस्ट में आ गया, ये ईस्ट में आ गया। ईस्ट में आ जाता है आपका आलमगीरपुर, आलमगीरपुर यूपी में, ठीक है। सो ये एक्सटेंशन मिलेगी आपको, ये पता होनी चाहिए आपको एटलीस्ट। कश्मीर एंड ये दायमाबाद आ गया आपका महाराष्ट्र में, और सुख्ता गेंदौर आ जाएगा पाकिस्तान में, और ऊपर आ गया कश्मीर में। तो ओवरऑल अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे ना, तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि ट्रायंगुलर सी सिविलाइजेशन मिलेगी आपको इस तरह से। ऑन एन एवरेज ट्रायंगुलर सी सिविलाइजेशन मिलती है, ठीक है। ये कुछ ऐसे जैसे बनता है, हाँ ऐसे बनेगा ये, इसको नोट कर लो। इस तरह से ट्रायंगुलर सी सिविलाइजेशन मिलती है। तो यहाँ तक आपको एक्सटेंशन मिल जाता है किसका, इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ट्रायंगुलर शेप की सिविलाइजेशन मिलेगी आपको। अराउंड 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया इन्होंने ऑक्यूपाई कर रखा था। और आज के जो राजस्थान वाला एरिया यानी कि दिस वन, और पंजाब वाला एरिया ये वाला, हरियाणा वाला एरिया, गुजरात वाला एरिया, पाकिस्तान वाला एरिया, कहीं ना कहीं मेजॉरिटी ऑफ द जो पीपल थे वो इन्हीं रीजन्स में रह रहे थे। तो ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा 2-3 चीज़ें जो और पता होनी चाहिए कि जो मांडा था ना, ये चेनाब रिवर के बैंक पे था, चेनाब रिवर। वैसे आलमगीरपुर देखोगे तो ये हिंडौन रिवर के बैंक पे था, हिंडौन। और वैसे दायमाबाद को अगर देखोगे तो ये प्रवरा रिवर के बैंक पे था। और अगर सुख्ता के इंदौर को देखोगे तो ये डस्क रिवर होती है यहाँ से एक, तो उसके बैंक पे था, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए सिविलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में। इसमें एक चीज़ जो आपको खास मिलेगी कि ये लोग अभी सिर्फ फ्लड प्लेन्स पे तो रह रहे थे, पर कौन से फ्लड प्लेन्स, इंडस के अराउंड, मतलब यहाँ से इंडस रिवर जाएगी, इसी के बैंक पे रहेंगे ये, ऑलमोस्ट नियर बाय रहेंगे, ठीक है। ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे अभी, क्योंकि इनकी डिपेंडेंसी ऑन वाटर वॉज वेरी हाई, तो इस वजह से। अब आज 3 फेजेस में इंडस वैली सिविलाइजेशन को डिवाइड कर दिया जाता है। सबसे पहले आता है अर्ली हड़प्पा, फिर वो मेच्योर हड़प्पा बन जाता है, फिर लेटर हड़प्पा आ जाता है। पहले फेज को बोलते हैं रीजनलाइजेशन, इसको प्रोटो अर्बन भी बोलते हैं या फिर रूरल फेज भी बोलते हैं। रीजनलाइजेशन का क्या मतलब है, अभी कम्युनिटीज़ सेटल हो रही हैं, ठीक है, छोटे छोटे रीजन्स बन रहे हैं। मेच्योर में क्या होगा, इंटीग्रेशन हो जाएगी इन सब रीजन्स की, एक जगह पे आ जाएंगे ये सारे, ठीक है, इंटीग्रेशन हो जाएगी। और ये वाला फेज़ चलेगा अर्बन फेज़। स्टार्टिंग में ये रूरल थे, पर मेजॉरिटी ऑफ द फेज़ इनका मेच्योर रहेगा, अर्बन मिलेगा आपको। फिर से लोकलाइजेशन हो जाएगी, फिर से लोग अलग अलग रहने लगेंगे, लोकल लोकेलिटीज़ बनाने लगेंगे, और जो अर्बन सोसाइटी थी इनकी दोबारा से किस में कन्वर्ट हो जाएगी, रूरल एरियाज़ में। तो इस तरह से 3 हिस्सों में चलेगी आपकी हड़प्पन सिविलाइजेशन। तभी तो आपने देखा चालकोलिथिक कब खत्म हो गया था, 3000 में। तो कहीं ना कहीं 3000 टू 2600 BCE के आसपास आप देखोगे कि अर्ली फेज़ आपको मिल जाएगा। मेच्योर वाला आपको 2600 से लेके 1900 तक मिल जाता है, और जो लेटर वाला मिलता है ये आपको 1900 से लेके 1500 BCE तक मिल जाता है, ठीक है। सो ये ओवरऑल सा टाइम पीरियड आ जाता है। इसका टाइम पीरियड याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको इतना ही याद रह जाए, दैट इज़ मोर देन इनफ। कौन से वाला, दैट इज़ 2600 से लेके 1500 BCE। चलो जी, अब फीचर्स जो हम पढ़ रहे हैं वो कलेक्टिव पढ़ रहे हैं, इसमें कुछ नहीं ऐसा कि अर्ली हड़प्पा है कि मेच्योर हड़प्पा है कि लेटर हड़प्पा है। वी आर जस्ट फोकसिंग ओनली ऑन द फीचर्स। ये पिक्चर आप सभी ने देखी होगी, दैट इज़ द टाउन प्लानिंग बेसिकली। यहाँ पे एक हिस्सा आपको दिखेगा जो काफ़ी ऊंचाई पे है, बाकी हिस्से दिखेंगे जो थोड़े नीचे प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो ये जो ऊंचे वाला हिस्सा होता था इसको बोलते थे ये लोग सिटाडल, ये जो ऊंचे वाला हिस्सा था इसको बोलते थे सिटाडल। और ये नीचे क्या आ गया, ये बोलेंगे लोअर पार्ट। एक खास चीज़ जो होती थी, ये जो लोअर पार्ट होता था ना ये ईस्ट डायरेक्शन में हुआ करता था, सिटाडल वॉज इन वेस्ट डायरेक्शन। क्यों, क्योंकि सूर्य उदय होता है फ्रॉम द ईस्ट डायरेक्शन। तो अगर सिटाडल ईस्ट में होता है तो बाकियों को तो धूप ही ना मिलती, पर इसी वजह से ईस्ट डायरेक्शन में लोअर टाउन बनाया गया ताकि जो सनलाइट है वो सबको इक्वली मिल सके। अब ये लोअर टाउन को भी मिलेगी इंक्लूडिंग सिटाडल, पर अगर कोई ऊंची चीज़ आ जाएगी ईस्ट डायरेक्शन में तो जो बाकी छोटी छोटी चीज़ें होंगी ऑन द वेस्ट डायरेक्शन उनको तो मिलेगी नहीं सूर्य की किरणें, ठीक है। सो इस तरह से साइंटिफिकली ये चीज़ें बनाई गई थी। तो सिटाडल क्या था, रेस्ड पार्ट था, वेस्ट डायरेक्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे एरिया कम ही मिलेगा आपको, देखो हाइट वाला कम ही मिल रहा है ना एरिया, तो ये एरिया कम ही हुआ करता था। माना जाता है कि जो वहाँ के रूलर्स हुआ करेंगे वो यहाँ पे रहा करते होंगे। और यहाँ पे एक पब्लिक बिल्डिंग आ जाती है, ग्रेनरी जहाँ पे ग्रेन्स वगैरह स्टोर किए जाते थे, वर्कशॉप वगैरह यहाँ पे आपको मिल जाती हैं सिटाडल वाले रीजन में। फिर आ जाओ लोअर पार्ट में, यानी कि जो नीचे की सतह पे हुआ करता था, तो ये ईस्ट डायरेक्शन में था,
लार्जर पार्ट था। अब देखो राजा लोग कम होंगे ना, प्रजा ज़्यादा होगी, तो लार्जर पार्ट हुआ करता था लोअर वाला। और यहाँ पे प्रोफेशनल रहा करते थे, बहुत सारे स्मिथ हुआ करते थे। आपने डांसिंग गर्ल सुना होगा, बियर्ड मैन सुना होगा। तो ये सारी चीज़ें कौन मैन्युफैक्चर कर रहा होगा? तो प्रोफेशनल ही होगा ना कोई जो क्राफ्ट में इंटरेस्टेड होगा, क्राफ्ट में स्किल्ड होगा। तो वो लोग कहाँ रहा करते थे? तो वो लोअर पार्ट में रहा करते थे। ये देखो, ये ग्रेनरी हुआ करती थी इनकी, ठीक है, दिस वाज द ग्रेनरी। ये ग्रेट वेद था इनका, जो मोहनजोदाड़ो में मिला है, ग्रेट वेद, ठीक है, मोहनजोदाड़ो में ये मिल जाता है। तो ये इस तरह से इमेजेस आप याद रख सकते हो। बाकी ब्रिक्स ये यूज़ किया करते थे। साइज़ की रेशो जो थी वो बहुत अच्छे से इन्होंने फिक्स करके रखी थी, दैट इज़ 1:2:4। तो जो ईंटें यूज़ कर रहे थे उसका साइज़ सेम ही था, दैट इज़ 1:2:4। ये देखो, अब यहाँ पे खास चीज़ देखना, ये इनका ड्रेनेज सिस्टम है। ड्रेनेज की बात कर रहे हैं अब, जो सीवर होता है बेसिकली। ये देखो, एक नाली सी निकलेगी छोटी सी, और वो बड़ी नाली में जाके मिक्स हो जाया करती थी, ठीक है। अब इसके ऊपर ढक्कन भी रखा हुआ है एक प्रॉपर। जो ढक्कन होता था उस पर ये चुन्ना वगैरह लगा देते थे, जिप्सम से याद रख लेना, जिप्सम और लाइम, चुन्ना होता है ना जो वाइट कलर का, उसको अप्लाई कर दिया करते थे। और जब सफाई करनी होती थी ना, तो इस ढक्कन को उठाते थे, साइड में रखते थे और सफाई कर दिया करते थे। तो इनका जो ड्रेनेज सिस्टम था दैट वाज एक्सीलेंट। उस टाइम में इतना बढ़िया ड्रेनेज सिस्टम होना वाज वेरी गुड पॉइंट, ठीक है। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में इनको ड्रेनेज सिस्टम की बहुत अच्छी नॉलेज थी, और इसको कवर करके रखते थे ताकि बीमारियां वगैरह ना फैलें, ठीक है। सो इट्स अ गुड एग्जांपल ऑफ ड्रेनेज सिस्टम। इनके रोड्स जो थे ना वो 90 डिग्री पे कट किया करते थे इस तरह से। अगर आप चंडीगढ़ वगैरह वाले रीजन में आए हो ना, तो आपने नोटिस किया होगा यहाँ पे भी 90 डिग्री पे ही कट करते हैं रोड्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या होते हैं, घर वगैरह होते हैं। और इनके घर देखोगे ना आप, तो 2 स्टोरी, 2 फ्लोर वाले भी थे या ज़्यादा फ्लोर वाले भी देखने को मिल जाएंगे। तो ये, और जो विंडोज़ होती थी इनकी, कोई भी विंडो इनकी मेन स्ट्रीट को फेस नहीं किया करती थी। इसका मतलब है ये प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखते थे। आज के टाइम पे तो ऐसा कोई क्राइटेरिया ही नहीं है, बट ये लोग क्या किया करते थे, बैक साइड में अपनी विंडोज़ बनाया करते थे, यानी कि प्राइवेसी का ये पूरा ध्यान रखा करते थे। उसके बाद देखते हैं इनकी सोसाइटी कैसी थी। तो मेजॉरिटी आपको मिलेगी अर्बन, ठीक है, शहरीकरण हो रखा था, जिसमें मिडिल क्लास सबसे ज़्यादा हुआ करती थी, ठीक है। तो प्रोफेशनल जो हुआ करते थे वो मिडिल क्लास में आ जाते थे। नाउ सोशल ग्रुप्स अगर देखोगे तो कुछ रूल्ड होंगे, रूल्ड का मतलब जो राजा वगैरह की तरह एक्ट करेंगे, कुछ उनके अंडर काम कर रहे होंगे, जैसे कि मर्केंट्स आ जाएंगे, और कुछ लेबरर्स भी थे जो कि पुअर देखने को मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? क्योंकि इनके जो घर थे ना वो कहीं ना कहीं बाउंड्री के बाहर हुआ करते थे, तो ये मान लिया जाता था ये पुअर लोग थे और जिनको बाहर ही रखा जाता था, ठीक है। नाउ डाइवर्स प्रोफेशन आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारे काम ये किया करते थे। जैसे जैसे आपको मिल जाएगा प्रीस्ट, पंडित वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और उसके अलावा आपको मिलेंगे वॉरियर, यानी कि कभी कभी लड़ाई वाला माहौल भी बन जाता था, तो वॉरियर होना भी वहाँ पे ज़रूरी हुआ करता था। उसके बाद कुछ मिलेंगे आपको, दैट इज़ पीजेंट। पीजेंट्स भी यहाँ पे हुआ करते थे, ट्रेडर्स भी यहाँ पे हुआ करते थे। 1 सेकेंड, ये जूम हुआ है, छोटा सा इशू आ जाता है कभी कभी, 1 सेकेंड। ठीक है जी। उसके बाद ट्रेडर्स भी हुआ करते थे, तो आप प्रोफेशन देख सकते हो डिफरेंट टाइप का है ना। वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स भी हुआ करती थी। आज के टाइम पे जैसे फ्लैट्स होते हैं ना, उस टाइम पे रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स भी हुआ करती थी। ये कहाँ कहाँ पे मिली है हमें? तो एक तो हड़प्पा में मिली है आज के पाकिस्तान वाले रीजन में, और एक लोथल में मिली है आज के गुजरात वाले एरिया में। तो 2 रेजिडेंशियल बिल्डिंग मिल जाएंगी। मैट्रियार्कल सोसाइटी थी। कैसे पता लगता है? बिकॉज हमें फीमेल फिगरीन्स बहुत ज़्यादा मिलती हैं। चालकोलिथिक में भी देखा था आपने, सिर्फ 2 फीमेल फिगरेंस मिली थी, यहाँ पे बहुत सारी मिलने लगी। मदर गॉडेस की मिलेगी। मदर गॉडेस को कैसे दिखाया गया है? ऐसे दिखाया गया है जैसे उनके वूम से एक प्लांट निकल रहा हो। प्लांट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कि ये जो मदर होती है ये बर्थ देती है न्यू जनरेशन को, ठीक है। सो मदर गॉडेस भी यहाँ पे मिलेगी आपको, ये भी आप नोट डाउन कर सकते हो। एंड टेराकोटा के ये बने होते थे ना। वो पहले हमने चालकों में देखा था कि क्ले के बनाए हैं। टेराकोटा में क्या किया जाता है, उस क्ले को ना बेक कर दिया जाता है, हाईली बेक किया जाता है, और उसकी हेल्प से जो चीज़ें हैं उनको क्रिएट कर दिया जाता है।
गारमेंट्स देखोगे तो कॉटन के थे, सिल्क के थे, वूल के थे, और विविन क्लोथ भी मिले हैं, प्रॉपरली सिले हुए कपड़े भी मिलेंगे। कहाँ पे? मोहनजोदारो में। मोहनजोदारो यानी कि आज के पाकिस्तान वाले रीजन में। तो पाकिस्तान में अभी तक आपको मोहनजोदारो में क्या क्या चीज़ें मिली? एक आपको मिल गया था ग्रेट बेथ, ठीक है, ग्रेट बेथ मिल गया था, और दूसरी अभी क्या मिल गई है, दैट इज़ द वुवन क्लोथ्स। उसके अलावा क्या मिलेगी? एक डांसिंग गर्ल मिलेगी और बियर्ड मैन मिलेगा, ठीक है। नाउ कमिंग टू द एग्रीकल्चर एंड एनिमल डोमेस्टिकेशन। अब एग्रीकल्चर और एनिमल डोमेस्टिकेशन में आप देखोगे कि वीट मिल रही है, कहाँ पे? मेहरगढ़ में मिल रही है, मतलब ये गेहूँ वगैरह उगाया करते थे। राइस कहाँ पे मिल रहे हैं? अब लोथल में मिल रहे हैं। पहले स्टोन एज में कोलदीवा में मिले थे यूपी के, अभी कहाँ पे है? अभी आप नोटिस करोगे कहीं ना कहीं इसी रीजन में आपको सारी चीज़ें मिलती चलेंगी। तो राइस कहाँ पे मिल रहा है? लोथल में मिल रहा है। आपको वीट कहाँ पे मिल रहा है? मेहरगढ़ में मिल रहा है, विच इज़ इन पाकिस्तान। लोथल कहाँ पे है? गुजरात में है। और भी बहुत सारी क्रॉप की वैरायटीज़ मिलती हैं, जैसे कि बारले मिल रहा है, कुलट्ठी याद है ना, हॉर्स ग्राम, वो भी मिल रहा है, पीज मिल रहे हैं, मिलेट्स मिल रहे हैं, है ना, यानी कि मेहंदी वगैरह मिल रही है। तो ये सारा कहाँ पे मिल रहा है? हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में मिल रहा है। एक ग्रेनरी भी मिली, कहाँ पे मिली थी? एक तो मोहनजोदारो में, जो मैंने आपको पिक्चर दिखाई पीछे, याद रही ना ये? एक बार फिर से देख लो चाहे से, दिस वन, दिस वॉज द ग्रेनरी। ये आपको कहाँ पे मिली? मोहनजोदारो में। और एक और ग्रेनरी मिलती है विच वॉज इन लोथल। लोथल कहाँ पे आ गया? गुजरात वाले रीजन में, ठीक है, तो ये याद रखना। उसके बाद वुडन प्लो मिला है, एक हल मिला है, कहाँ कहाँ पे मिला? तो एक हड़प्पा में मिला, एक कालीबंगन में मिला। नाउ काली का मतलब होता है ब्लैक, और बंगन का मतलब होता है बैंगल्स, ब्लैक बैंगल्स। और ये कहाँ पे मिलेगा आपको रीजन? तो ये मिलेगा आपको आज के राजस्थान वाले पार्ट में। वुडन प्लो मिला है, लकड़ी का प्लो मिला है यहाँ पे, ठीक है। फिर कुछ टेराकोटा मॉडल्स आपको मिल जाएंगे। टेराकोटा मॉडल्स कहाँ कहाँ पे मिले? एक मिले बनावली में, और बनावली में याद रखना बारले भी मिला है हमें काफ़ी ज़्यादा, बारले, बी फॉर बनावली, बी फॉर बारले। और ये कहाँ पे आता है रीजन? ये आता है आपके हरियाणा वाले पार्ट में। एक भावलपुर, भावलपुर में आप नोटिस करोगे यहाँ पे भी आपको टेराकोटा मॉडल्स ऑफ प्लो मिले हैं। टेराकोटा यानी कि बेक्ड क्ले की बात हो रही है। वुडन प्लो की बात होगी तो वो हड़प्पा और कालीबंगा में मिले हैं। पर अगर टेराकोटा प्लो की बात होगी, ये मॉडल हैं, वो यूज़ होते थे, ये मॉडल हैं, जस्ट टॉय की फॉर्म में मिलेंगे आपको। तो ये मिलेंगे बनावली और भावलपुर से। भावलपुर कहाँ पे आ जाएगा? आपके पाकिस्तान वाले, जो पंजाब प्रोविंस है ना, वहाँ पे आ जाता है पाकिस्तान के। इन्होंने कॉटन्स को काफ़ी यूज़ किया था। पहले इसको सिंडॉन बोलते थे ग्रीक्स वगैरह, तो उसी से वर्ड निकल के आता है, दैट इज़ सिंध, ठीक है। पर बाद में ईरानियंस आए तो उनसे सिंध नहीं बोला जाता था, वो हिंद बोलने लगे और एस की जगह एच बोलने लगे, और जिस वजह से नहीं तो सिंधुस्तान होता आज नाम, आज क्या है? हिंदुस्तान, बिकॉज ऑफ दैट एस और एच का कॉन्फ्लिक्ट। रिवराइन मटेरियल के ऊपर ये फीड किया करते थे, मरीन रिसोर्सेज के ऊपर ये फीड किया करते थे। एग्जाम्पल फिश, मछलियाँ खाया करते थे, मोलस्क भी खाते थे ये, क्योंकि ये प्रोटीन में रिच होते थे दोनों ही चीज़ें। मोलस्क क्या होते हैं? तो आपने ये स्नेल तो पक्का देखी होगी, ठीक है। स्नेल का ये ऊपर वाला शेल जो होता है, इसको ये ऑर्नामेंटेशन, डेकोरेशन में यूज़ कर लिया करते थे, और ये जो नीचे वाला कीड़ा सा है इसको खा लिया करते थे, ठीक है। तो ये सारे आ जाते हैं आपके मोलस्क के एग्जाम्पल। मिल्क ये कंज्यूम किया करते थे, दही भी ये खाया करते थे, जबकि चालकोलिथिक में अगर आपको याद हो वो मिल्क कंज्यूम नहीं करते थे। स्लॉटरिंग कर लेंगे बेशक एनिमल्स की, पर मिल्क को कभी कंज्यूम नहीं करते थे, ठीक है। तो थोड़ा सा कंपेयर करते चलना है। फिर इंस्टेड ऑफ ऑक्स और जो बफलोज, ये भी थी इनके पास, और कैट्स और डॉग्स भी इनके पास हुआ करते थे, इनकी भी डोमेस्टिकेशन करते थे। अब देखो हॉर्स के एविडेंसेस तो नहीं मिलते, पर कुछ हड्डियां हमें ऐसी मिली हैं जो हॉर्स की तरह हैं सुरकोतरा में, गुजरात वाले पार्ट में, पर वो एक्सेप्शन में ली जाती है कि पता नहीं वो पक्का से हॉर्स थे या नहीं थे, तो वो एक्सेप्शनल केस है। एक्सेप्शनल केस आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, अगर पूछा जाएगा तो वहाँ पे वर्ड लिखा होगा एक्सेप्शन, एक्सेप्शन लिखा होगा तो फिर आप येस कर सकते हो, अदरवाइज़ वो इनकरेक्ट रहेगी, ठीक है। उसके बाद अलादीनो, अलादीनो आज के कराची पाकिस्तान वाले रीजन में आपको मिल जाएगा। वहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मिली है, दैट इज़ नेकलेस। इस तरह के बहुत ब्यूटीफुल नेकलेस वहाँ पे मिले हैं, गोल्ड के बने हैं, सिल्वर के बने हैं, कार्नेलियन के बने हैं, ठीक है। तो ये कार्नेलियन भी एक तरह की मेटल होती है, यूनिक मेटल। सो बहुत सारे नेकलेस मिले हैं कहाँ पे? अलादीनो में। अलादीनो इज़ लोकेटेड इन कराची। कराची कहाँ पे लोकेट है? पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना। नाउ प्रीस्ट और बियर्ड मैन, ये है जी, ठीक है। ये प्रीस्ट, पुरोहित भी इनको बोला जाता है, और बोला जाता है कि मे बी ये पंडित हैं, क्योंकि उन्होंने आधी सी आंखें अपनी बंद रखी हैं। ये बोला जाता है कि मेडिटेशन कर रहे होंगे। कान इनका देखोगे ना तो बड़ा इंटरेस्टिंग मिलेगा आपको, आज के कान की तरह नहीं, ऐसे लगता है कि शेल है,
ठीक है, शेल के अंदर एक छेद कर दिया गया है, तो इनका कान का भी स्ट्रक्चर बड़ा यूनिक मिलेगा आपको। और मॉस्टैक मिलेगी इनकी आपको, और जो बियर्ड है इनकी वो देखो कितनी यूनिक है। ठीक है, और इसके अलावा इन्होंने एक शॉल ले रखी है, लेफ़्ट शोल्डर के ऊपर को कवर कर रही है और राइट शोल्डर के नीचे से लाई गई है। ओढ़ते हैं ना दादू वगैरह ऐसे शॉल। और इसके ऊपर जो डिज़ाइन है इसको बोलते हैं ट्री फॉइल डिज़ाइन। ट्री फॉइल डिज़ाइन, ट्री फॉइल का मतलब होता है ट्री मतलब 3 और फॉइल का मतलब है पेटल्स। फ्लावर की पेटल्स होती हैं ना, जो रोज़ देखा होगा आपने। रोज़ अगर आप देखोगे तो रोज़ का कलर कैसा होता है? रेड कलर होता है। रोज़ का कलर कैसा होता है? रेड कलर होता है। तो ये जो रेड कलर है दैट इज़ पेटल्स, इनको बोलते हैं पेटल्स। तो यहाँ पे आप देखोगे ट्री फॉइल स्टाइल है, यानी कि 3 पेटल का स्ट्रक्चर बनाया गया इनके शॉल के ऊपर। ठीक है, और नोज़ इनका मीडियम साइज़ है, आधा सा टूट भी गया है, ऑल दो दैट डजंट मैटर। राइट बाजू पे देखोगे तो इन्होंने एक ताबीज़ पहना हुआ है, एम्यूलेट सा पहना है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए किसके बारे में, प्रीस्ट के बारे में। और ये बना किस चीज़ का है? तो ये बना है स्टीएटाइट। ये भी मिट्टी की ही फॉर्म होती है। स्टीएटाइट सॉफ्ट होती है। सोप स्टोन वगैरह आपने सुना होगा ना अगर, तो सोप स्टोन होता है वही, उसी को फर्दर मॉडिफाई करके स्टीएटाइट बनता है। यहाँ पे लिख लो चाहे से, सोप स्टोन। अगेन पीडीएफ चाहिए होगा तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा, बट बेटर है अगर आप अपने नोट्स बना रहे हो। कहाँ पे मिला है ये? तो ये मिला है आपको मोहनजोदारो। आज जूम प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, 1 सेकेंड। तो ये मिला है मोहनजोदारो, पाकिस्तान वाले एरिया में। ठीक है, एम्ब्रॉयडर्ड शॉल ओढ़ा हुआ है, लेफ़्ट शोल्डर के ऊपर मिलेगा, राइट शोल्डर के नीचे से लाया गया है। और एम्यूलेट पहन रहे हैं कौन सी बाजू पे? राइट बाजू के ऊपर। एंड शॉल के ऊपर आप देखोगे ट्रिफॉइल डिज़ाइन मिलेगा। आंखें आधी सी बंद हैं, ऐसे लग रहा है कि मेडिटेशन कर रहे हैं। ठीक है, और हेयर ड्रेसिंग का इन लोगों को बड़ा शौक था। डांसिंग गर्ल हमें एक मिली है मोहनजोदारो से। एक्चुअली डांसिंग गर्ल का मैं पिक्चर नहीं लगा पाई क्योंकि वहाँ पे कुछ कॉपीराइट का इशू आ रहा था। ठीक है, तो जो डांसिंग गर्ल है ना बेसिकली वो कुछ इस तरह से मिलेगी आपको। खड़ी हुई है, अपनी राइट बाजू उन्होंने कमर के ऊपर रखी है, और राइट बाजू के ऊपर इन्होंने बड़ी सारी चूड़ियाँ पहनी है, और एक एम्यूलेट भी पहन रखा है, दैट इज़ ताबीज़ अपर बाजू में। ठीक है, तो इस तरह से मिलेगी, और ये बनी है ब्रॉन्ज़ की। और ब्रॉन्ज़ किस किस चीज़ से बनता है? तो कॉपर और टिन का बना होता है। ठीक है, ग्रेट बेथ मिलता है आपको, वो जो बड़ा सा एक तालाब सा दिखाया था ना स्टार्टिंग में, फिर से देख लो चाहे से, भूलना नहीं है ये वाला। तो बोला जाता है कि मे बी यहाँ पे पब्लिक सेरेमनीज़ हुआ करती थी। जब कोई सेरेमनी होती थी तो यहाँ पे पानी डाल दिया जाता था, तो लोग यहाँ पे बेसिकली सेरेमोनियल बाथ लिया करते थे, नहाया करते थे। और इसके साइड में आपको बाथरूम भी मिलेंगे, चेंजिंग रूम भी मिलेंगे, लोग कपड़े वगैरह भी चेंज कर लिया करते थे। इसके अलावा ब्रॉन्ज इज मेड अप ऑफ कॉपर एंड टिन। अब देखो टिन और कॉपर मिलता कहाँ से था? तो कॉपर मिलेगा आपको खेतरी माइंस से। खेतरी माइंस कहाँ पे हैं? राजस्थान वाले रीजन में। ठीक है, खेतरी माइंस कहाँ पे मिलेंगी आपको? राजस्थान वाले रीजन में मिल जाएंगी। इसके अलावा टिन कहाँ पे मिलेगा? तो ये मिलेगा आपको हज़ारीबाग। हज़ारीबाग कहाँ पे है? छत्तीसगढ़। और कुछ बस्तर वाले एरिया में भी मिल जाएगा, विच इज़ इन झारखंड। पर बोला जाता है कि इनको टिन और कॉपर की कभी कभी कमी पड़ जाती थी, और जिस वजह से इनको इंपोर्ट करना पड़ता था फ्रॉम अदर रीजन्स। तो यहाँ से पता चलता है कि अगर अदर रीजन से इनको इंपोर्ट करना पड़ रहा है तो ट्रेड भी ये लोग किया करते थे। ठीक है, नाउ कमिंग टू द स्क्रिप्ट, यानी कि हमने बोला ना ये प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट है। क्यों बोला था प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट? क्योंकि प्रोटो का खास फीचर क्या था कि आपके पास रिटन एविडेंसेस तो हैं, पर वो डिसाइफर नहीं है, हमें पता नहीं है कि उसके अंदर लिखा क्या है। ठीक है, तो स्क्रिप्ट अगर देखोगे तो ये पिक्टोग्राफिक है, लोगोसैलिबिक है। पिक्टोग्राफिक यानी कि पिक्चर्स बना दी जाएंगी, वर्ड्स नहीं लिखे जाएंगे। कई जगह पे आप देखोगे, ये देखो पिक्चर बनी हुई है, लिखा नहीं है, तो ट्राई करी गई है कि आप पिक्चर से अंडरस्टैंड करो कि क्या यहाँ से मैसेज कन्वे किया गया है। दूसरा बोला है लोगोसैलिबिक। लोगोसैलिबिक का मतलब होता है वर्ड्स की जगह पे सिंबल्स बनाए गए हैं। तो यहाँ पे पिक्चर बनाई जाएंगी, लोगोसैलिबिक में सिंबल बना दिए जाएंगे। जैसे मैंने वो 8 वाला एग्जाम्पल दिया था एक बार स्टार्टिंग में, तो इसके ऊपर 3 फर्केशन लगा दी गई, 2 लगा दी गई, 1 लगा दी गई, तो ये बेसिकली सिंबल है वर्ड की जगह पे। आइडियोग्राम्स यानी कि ग्राफिक सिंबल्स बना दिए जाएंगे। बॉस्ट्रोफेडॉन, बॉस्ट्रोफेडॉन में क्या किया जाता है? ये देखो ये पेज होता है ना, तो पेज के हम कौन से पोर्शन से लिखना शुरू करते हैं? हम लिखते हैं फ्रॉम पेज के लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट टू राइट, ये तो लिखते हैं हम। ट्रेडिशनली जो हिंदी इंग्लिश वगैरह होती है वो लेफ़्ट टू राइट चलती है। उर्दू की बात करोगे तो उर्दू कैसे लिखते हैं? तो ये लगती है फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट, राइट टू लेफ़्ट, राइट टू लेफ़्ट, ये सारी कैसे चलती है? फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट। पर जो
हड़प्पन्स थे जिनकी बॉस्ट्रोफेडॉन थी, ये लोग कैसे लिखते थे? ये पहली लाइन लिखेंगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, दूसरी लाइन लिखेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तीसरी लाइन लिखेंगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. दैट वाज द बॉस्ट्रोफेडॉन. ठीक है, राइट टू लेफ्ट टू राइट, ऑल्टरनेट चलते थे ये लोग. अब इनके वर्ड्स देखने हो ना आपने, ये देखो, दिस इज़ बेसिकली द आइडियोग्राम्स, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन. यहाँ पे सिम्बल्स का यूज़ करा है इंस्टेड ऑफ वर्ड्स. यहाँ पे पिक्टोग्राफी यानी कि आपकी पिक्चर्स बनाई गई हैं. ये देखो डिफरेंट टाइप ऑफ पिक्चर्स आपको दिखेंगी. और ये इनकी लैंग्वेज है जो कि अभी तक डिसाइफर नहीं है, पता ही नहीं है कि ये क्या चीज़ लिखी हुई थी. ठीक है, तो दैट वाज द स्क्रिप्ट. नाउ इकोनॉमी और ट्रेड देखें तो इराक के साथ यानी कि मेसोपोटामिया के साथ भी ये ट्रेड किया करते थे और पर्शिया के साथ भी ये ट्रेड किया करते थे, ईरान के साथ. आज का जो ईरान है ना उसको पर्शिया बोलते थे पहले, और जो आज का इराक है उसको मेसोपोटामिया बोला करते थे. ठीक है, नाउ पता कैसे चला कि ये ट्रेड किया करते थे? तो एक तो कुछ सील्स मिली हैं. बोलते हैं कि जैसे कोई बॉक्स बंद होता था ना, पैक कर दिया उसको, उसके ऊपर एक सील लगा दी जाती थी. सील दो चीज़ें इंडिकेट करती थी. एक तो रिप्रेजेंट करती थी ट्रेड को कि किसके साथ ट्रेड हो रहा है, दूसरा ये रिप्रेजेंट करती थी प्रोटेक्शन को. अगर ये सील टूटी होती थी तो इससे पता चल जाता था कि इसको खोलने की ट्राई करी गई है रास्ते में. अगर बंद होती थी तो मतलब जो सामान है वो सेफली पहुंचा हुआ है. जब हमें मिलती है मेसोपोटामिया की स्क्रिप्ट तो वहाँ पे कुछ शब्द ऐसे हमें मिले जिससे हमें पता चला कि इनका कनेक्शन था विद इंडस वैली सिविलाइजेशन. अब मेसोपोटामिया की स्क्रिप्ट बोली मैंने जो कि डिसाइफर है, तभी तो इतना सारा हमें पता चला है इंडस वैली सिविलाइजेशन का. कंटेम्परेरी होगी तभी तो वो लिख रहे होंगे ना. तो अब मेसोपोटामिया की स्क्रिप्ट से हमें एक वर्ड मिलता है दैट इज़ मेलुहा. ये मेलुहा किसके लिए यूज़ हुआ? तो ये इंडस वाले रीजन के लिए यूज़ करा. ये देखो ये मैप मेसोपोटामियन स्क्रिप्ट से मिली है, तभी तो सारे के सारे एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं. यहाँ पे थी ये मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इस रीजन में मिल जाएगी आपको पर्शियन सिविलाइजेशन. ठीक है, तो हमारा जो ट्रेड था वो मेसोपोटामिया के साथ था. ये देखो ये गल्फ है, दैट इज़ द पर्शियन गल्फ. ठीक है, और ये वाली जो गल्फ आ जाएगी मकरान कोस्ट, ओमान कोस्ट जिसको आप बोलते हो आज के टाइम पे, मकरान कोस्ट बेसिकली. तो ये मगान बोला करते थे मेसोपोटामियन, और पर्शियन वाले को दिलमन बोला करते थे, इंडस वालों को मिलुहा बोलते थे. तो ये देखो दिलमन किसको बोला? पर्शियन गल्फ को बोला. मकान किसको बोला? जो आज के ओमान वाला मकरान कोस्ट आ जाता है. और मेलुहा किसको बोला? इंडस. तो यहाँ से कंफर्म हो जाता है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी और जो मेसोपोटामिया था, यहाँ से लेके यहाँ तक सारा ट्रेड हुआ करता था. ठीक है, नाउ यू कैन सी ये कहाँ से आया, ये स्क्रिप्ट है. कौन सी स्क्रिप्ट है? दैट इज़ फ्रॉम द मेसोपोटामिया. वहाँ से पता चला, बिकॉज मेसोपोटामियन यूज टू से पर्शियन गल्फ को क्या बोलते थे? दिलमम, और मकरान कोस्ट को क्या बोलते थे? मकान या मगान, और इंडस को क्या बोलते थे? मेलुहा. ठीक है, याद रखना ये चीज़ है. और कोई मटालिक मनी ये यूज़ नहीं करते थे, बार्टर सिस्टम हुआ करता था. बार्टर सिस्टम का क्या मतलब होता था? अगर आपके पास राइस अवेलेबल है तो दूसरे के पास वीट अवेलेबल होनी चाहिए, और आप दोनों को इस राइस की और वीट की ज़रूरत होनी चाहिए. नीड पे ये काम चलता था. और आप क्या दोगे? वीट दोगे, दूसरी तरफ से राइस मिलेंगे. दैट इज़ नोन एज द बार्टर सिस्टम. ज़रूरत होनी चाहिए. अब ऐसी सिचुएशन भी तो हो सकती है आपके पास बहुत ज़्यादा राइस अवेलेबल है पर इधर वीट अवेलेबल नहीं है, तो ये फ्री में थोड़ी देगा, ये तभी देगा अगर आपको भी ज़रूरत होगी. ठीक है, तो ज़रूरत का बहुत ज़्यादा रोल प्ले होता था इन केस ऑफ व्हाट, दैट इज़ इन बार्टर सिस्टम. देन कमिंग टू द पर्शियन सील. बहुत सारी पर्शियन सील मिलती हैं हमें कहाँ पे? इन लोथल, गुजरात वाला जो रीजन है लोथल, वहाँ पे मिलती हैं. लोथल में आपको एक और चीज़ मिलेगी, दैट इज़ डॉकयार्ड. मतलब जो शिप्स आया करती थी ना वो यहाँ पे रुका करती थी, इस डॉकयार्ड में रुका करती थी. ठीक है, ये और ये कहाँ पे कनेक्टेड था? तो ये आगे सी देखते हो आप, यहाँ पे अरेबियन सी वाला जो पार्ट आता है वहाँ पे कनेक्टेड हुआ करता था ये डॉकयार्ड. यहाँ पे था आपका लोथल. ठीक है, तो जो सील्स थी ना उनकी शेप कैसी कैसी मिलेगी? स्क्वायर मिलेगी, ऑब्लॉन्ग मिलेगी. ऑब्लॉन्ग का मतलब है रेक्टेंगुलर. और प्लेक का यहाँ पे वो जो दांत पे जम जाती है प्लेक, वो वाली प्लेक नहीं है ये प्लेक हुआ करती थी बेसिकली वुडन की. तो कुछ सील्स वुडन की भी मिलेंगी आपको, और ये ज़्यादातर आपको स्टीएटाइट की मिलेंगी. ठीक है, स्टीएटाइट की ये जो ऑब्लॉन्ग वाली होती थी स्टीएटाइट की मिल जाएंगी आपको. यानी कि वो जो मिट्टी थी उसी की एक फॉर्म होती है सोप स्टोन, तो उससे बनाई जाती थी ये सील्स. उसके बाद हड़प्पन सील की अगर बात करें तो कहाँ कहाँ पे मिलती हैं? मेसोपोटामियन सिटीज़ में मिलती हैं. ये जो सूसा है ना ये ईरान में आएगा. ये नोट्स में थोड़ी सी मिस्टेक है, रिटर्न मिस्टेक. जो सूसा है आपके ईरान में आता है. तो मेसोपोटामियन सिटीज़ जैसे कि एक सूसा आ जाएगी ईरान वाली, यानी कि ये पर्शिया का एग्जाम्पल आ जाएगा. एक है उर आज के इराक में मिल जाएगा आपको. एक है निपुर भी कहाँ पे है?
ये भी इराक में मिलेगा आपको। यहाँ पे हमें यूनिकॉर्न सील्स भी मिलती हैं। अब ये वाला यूनिकॉर्न मत सोच लेना जो आज के टाइम पे बैग्स वगैरह पे बने होते हैं, की रिंग्स पे बने होते हैं, बट दिस वन यूनिकॉर्न। एक सींग होता है, इमेजिनरी घोड़ा होता है ये बेसिकली, एक सींग होता है सेंटर में, 2 सींग साइड में होते हैं छोटे छोटे, तो दैट इज़ यूनिकॉर्न। अब देखो इन्होंने अपनी स्क्रिप्टिंग भी करी हुई है ऊपर, और ये स्क्रिप्ट कैसी है, ये बोस्ट्रोफेडॉन है, यानी कि इसको कैसे लिखा गया होगा, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ठीक है, ये भी याद रख लेना। नाउ बीड मेकिंग फैक्ट्री मिली है जहाँ पे बेसिकली जो ज्वेलरी वगैरह थी वो डिज़ाइन करी जाती थी। कहाँ पे मिली, छानूदारो में। छानूदारो आपको आज के पाकिस्तान वाले एरिया में मिल जाएगा, लोथल आपको आज के गुजरात वाले एरिया में मिल जाएगा। छानूदारो में आपको बहुत सारी मेकअप रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी। क्या क्या, जैसे आई लाइनर हो गया, ठीक है, आई लाइनर हो गया, मस्कारा हो गया, ये सारी चीज़ें कहाँ पे मिलेंगी आपको, छानूदारों में। पर जो बैंगल्स मिलती हैं सबसे पहले वो मिलती हैं आपको काली बंगा में, नाम में लिखा है बंगा, ठीक है, काली यानी कि ब्लैक और बंगन यानी कि बैंगल्स, ये मिलेंगी आपको राजस्थान में। उसके बाद छानूदारों में बनी थी, ठीक है। उसके बाद वेट्स, मेजरमेंट के लिए कुछ चीज़ें भी तो चाहिए, तो वेट्स मिलेंगे आपको, जैसे आज होता है ना 1 किलो का भी मिल जाएगा, ग्राम में भी आप मेजर कर लोगे, वो जो इलेक्ट्रिकल मशीन होती है उसी के ऊपर रख के। पर उस टाइम पे वेट्स पत्थर के बने होते थे, 1 के डायमेंशन में, 2, 8, 16, 32, 64, फिर उसके बाद 8 के बाद 16, मतलब 8 का टेबल चलेगा पूरा, ठीक है, तो उस डायमेंशन में मिल जाती थी। एक स्केल भी मिली है छोटी सी, कि मतलब अगर कोई सीधी चीज़ मेजर करनी है तो वो छोटी सी है, इसलिए इसका ज़्यादा एविडेंस नहीं है। बट लोथल में एक ही स्केल मिली है मेजरमेंट के लिए, वो आइवरी की बनी थी, ठीक है, आइवरी स्केल मिली थी। शेल ऑब्जेक्ट मिलता है एक, जिसको बनाया गया था टू मेजर द एंगल। देखा होगा आपने, एक ऐसी शेप का होता है जिससे एंगल वगैरह मेजर करे जाते हैं जब घर वगैरह बन रहा होता है, दरवाजे वगैरह लग रहे होते हैं। तो ये सौराष्ट्र में मिला, गुजरात वाले एरिया में, ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ें मेजरमेंट के लिए मिली थी। नाउ हड़प्पन्स क्या चीज़ें इंपोर्ट करते थे, इंपोर्ट में ये एक तो गोल्ड इंपोर्ट किया करते थे, कहाँ से, अफ़गानिस्तान वाले एरिया से, ईरान वाले एरिया से, कोलार वाले एरिया से। कोलार ये आपका वही है KGF, ठीक है, साउथ इंडिया जो हमारा आ जाता है, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, यहाँ पे KGF। नाउ कॉपर कहाँ से लाया करते थे, तो ओमान और बलूचिस्तान से लाया करते थे। लैपिस लजूली कहाँ से लाते थे, तो शॉर्तगुई कहाँ पे है, आज के अफ़गानिस्तान में है। टर्कोइस बहुत ही सुंदर स्टोन होता है, तो ऑर्नामेंट्स में ये लोग यूज़ किया करते थे, ज्वेलरी में यूज़ कर लिया करते थे। तो ये कहाँ से लाया, खोरासन कहाँ है, आज के सेंट्रल एशिया में मिल जाएगा। नाउ रिलीजन की अगर बात करें ना, तो बहुत सेक्युलर सी सोसाइटी थी, यानी कि सारे रिलीजन में बिलीव किया करती थी। बेसिकली अगर आप देखोगे तो नेचर की भी वर्शिप कर रहे हैं, ठीक है, आइडल वर्शिप भी हो रही है, आपको मदर गॉडेस मिली, फीमेल फिगरीन्स मिले बहुत सारे। तो इससे पता चलता है कि इनका रिलीजन जो था वो कहीं ना कहीं सेक्युलर था। ग्रेट बेथ मिलता है हमें मोहनजोदारो में, पाकिस्तान वाले एरिया में, तो मतलब सेरेमनीज मनाया करते थे ये लोग, पर कोई टेम्पल नहीं मिलता, ठीक है, टेम्पल की परंपरा नहीं यहाँ पे आपको मिलेगी, नो टेम्पल फाउंड। एनिमिज्म में बिलीव करते थे, यानी कि ट्री की वर्शिप कर दी, स्टोन की वर्शिप कर दी, थंडर की वर्शिप कर दी, लाइटनिंग की वर्शिप कर दी, क्लाउड्स की वर्शिप कर दी, वाटर की वर्शिप कर दी, एनिमिज्म में बिलीव करते थे। आइडल थे, यस, मदर गॉडेस मिला, फीमेल फिगरीन्स हमें मिली। उसके बाद पशुपति सील मिली है एक, पशुपति सील ये वाली सील मिली है, अभी बताती हूँ इसके बारे में डिटेलिंग। इनको प्रोटोशिवा भी बोला जाता है। इसके अलावा लिंगम यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की वर्शिप भी की जाती थी, फैलस वर्शिप बोलते हैं बेसिकली, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की वर्शिप होती है ना उसको फैलस वर्शिप बोल देते हैं, या फिर लिंगम वर्शिप भी बोल देते हैं। योनी वर्शिप, योनी इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो फीमेल की रिप्रोडक्टिव पार्ट की भी वर्शिप की जाती थी। अब देखो बुल दोबारा से मिल गया, चाल्कोलिथिक रिलीजन में भी आपने देखा था बुल मिल गया था हमें, और यहाँ पे भी दोबारा से क्या मिल रहा है, बुल मिल रहा है, हम्प्ड बुल, जिसके ऊपर ऐसे हम्प सा बना होता है। वन हॉर्न्ड यूनिकॉर्न अभी देखा आपने, पिंक कलर का वो, तो उसकी सील्स मिली हैं, इनकी भी वर्शिप करी जाती थी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखो हड़प्पन्स के पास पहले से था पिंक कलर का यूनिकॉर्न, ठीक है, कोई फॉरेन स्टाइल का नहीं आया है, तो वी हैड ऑलरेडी दिस काइंड ऑफ थिंग्स। चलो नेक्स्ट, स्टक कर गया दोबारा से, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, सो उसके बाद पीपल ट्री के भी एविडेंसेस मिले हैं। तो पीपल ट्री के अराउंड आप देखते हो आज भी शादियाँ होती हैं, बहुत सारे रिचुअल्स कंडक्ट करे जाते हैं, तो ये कॉन्टीन्यूटी के फीचर आ जाते हैं।
नाउ पशुपति सील को ही प्रोटोशिवा भी बोला जाता है। सेंटर में बैठे हुए हैं पशुपति जी, ठीक है, ये वाले प्रोटोशिवा जिनको बोला जा रहा है। किस पॉस्चर में बैठे हैं, तो योगिक पॉस्चर में बैठे हैं। लेग्स इनकी बिल्कुल क्रॉस्ड हैं, क्रॉस्ड लेग पॉस्चर में बैठे हैं। सिर के ऊपर एक हेड गियर सा इन्होंने पहन रखा है जो कि ट्राइडेंट है, यानी कि 3 शाखाएं उसकी निकली हुई हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया पशुपति जी के बारे में। अब साइड में आपको बहुत सारे एनिमल्स भी मिलेंगे, जैसे कि एक एलिफेंट दिख रहा होगा, एक टाइगर दिख रहा होगा। तो अगर पशुपति के लेफ्ट साइड में देखोगे आप तो 2 एनिमल्स मिले ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ पशुपति जी। कौन कौन से, एलिफेंट एंड टाइगर। दूसरी तरफ जाओगे तो राइनो मिलेगा, बफलो मिलेगी। तो जो राइनो और बफलो हैं वो पशुपति जी के राइट साइड में मिल जाएंगे, और बॉटम में भी 2 डियर हैं। ऑल्दो ये सील थोड़ी सी टूट गई है पर ये सेम ही बनाया गया है साइड में। तो 2 डियर कहाँ पे मिलेंगे, बॉटम में। जिसके ऊपर बैठे हुए हैं उसके ऊपर 2 डियर भी बनाए गए हैं, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट द पशुपति सील। क्या क्या याद रखनी है चीज़ें, योगिक पॉस्चर में बैठे हैं, क्रॉस लेग बना के बैठे हुए हैं, और ट्राइडेंट इन्होंने पहना हुआ है। सिर के ऊपर जो हेड के ताज सा पहना हुआ है, ट्राइडेंट है, 3 शाखाएं निकली हुई हैं। एनिमल देखोगे लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में आपको मिल जाएगा एलिफेंट, और क्या मिलेगा, टाइगर। और इस तरफ राइट साइड में आओगे तो राइट साइड में राइनो मिल जाएगा, बफलो मिल जाएगी, और बॉटम में देखोगे तो 2 डियर, हिरण मिल जाते हैं, ठीक है। मेथड देखोगे अगर बरियल के, बरियल कैसे करते थे ये लोग, तो कंप्लीट बरियल होता था, फ्रैक्शनल होता था, क्रीमेशन होता था। कंप्लीट बरियल का मतलब है पूरा दफना दिया, इंसान मर गया उसको दफना दिया। फ्रैक्शनल में ये क्या करते थे, पहले डेड बॉडी को किसी ओपन एरिया में रखाएंगे, वहाँ पे बर्ड्स वगैरह, स्क्वेंजर्स जो होते हैं बेसिकली, ईगल, बल्चर्स एंड ऑल, वो खा लेंगे इसको, एंड उसके बाद जो अवशेष बचेंगे, हड्डियाँ वगैरह बचेंगी, उसको दफना देंगे। एक होता था क्रीमेशन, यानी कि पहले बॉडी को जला देंगे और फिर जो ऐश बचेगी उसको कलश के अंदर रख देंगे, और जो आपकी हड्डियाँ होंगी उनको बरी कर देंगे, ठीक है। नाउ स्मॉल सर्कुलर पिट्स मिले हैं, कहाँ पे मिले हैं, कालीबंगा में मिले हैं, विच इज़ लोकेटेड इन राजस्थान। तो ये बरियल की ही एक फॉर्म है, सर्कुलर पिट बनाया जाता था। मेजॉरिटी आप देखोगे रेक्टेंगुलर होता है, पर कालीबंगा में क्या खास चीज़ मिली आपको कि सर्कुलर पिट बनाए गए थे। रोपड़ आपके आज के पंजाब वाले एरिया में रोपड़ मिल जाएगा, वहाँ पे एक बरियल मिला है जहाँ पे आदमी को दफनाया गया था लॉन्ग विद डॉग। याद करो कश्मीर का बुरज़ौहम, वहाँ पे भी आपको ऐसा बरियल मिल चुका है, पर इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करिए तो रोपड़ में मिल रहा है, ठीक है। एक्सेप्शन क्या थी, तो कुछ हॉर्सेस के रिमेन मिले सुरकोतड़ा वाले एरिया में, तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। लोथल में क्या मिल रहा है, पेयर ऑफ मेल एंड फीमेल स्केलेटन्स। अब गुजरात का जो लोथल वाला एरिया है वहाँ पे मेल और फीमेल को इकट्ठे दफनाया गया था, ये हमें ऑलरेडी पहले भी मिल चुका है स्टोन एज में। पर इंडस वैली सिविलाइजेशन में कहाँ पे मिला, तो लोथल वाले एरिया में मिला, लोथल में ही। अच्छा ये चीज़ लिखती है, 2 बार लिखी है। डिक्लाइन कैसे हुआ, तो डिक्लाइन की जो स्टोरी है उसका कोई भी हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिलता, पर बोला जाता है कि दीवारें टूट गई थी बाद में, तो टूटी थी तो मे बी एनिमी ने इन्वेजन करा होगा। बोला जाता है हड़प्पन्स ने ना बाद में बाहर से बहुत बड़े बड़े बाउंड्रीज बनवा दी थी और एक बहुत बड़ा गेट लगवा दिया था, तो मे बी इनको लगा होगा कि खतरा है अब बाहर से, तो इस वजह से इन्होंने गेट लगा दिया था। कुछ बोलते हैं कि जो आर्यंस आते हैं वैदिक पीरियड में, वो आर्यंस की वजह से ये डिक्लाइन हुई आपकी हड़प्पन सिविलाइजेशन। कुछ बोलते हैं कि मे बी इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हुई होगी, तो यानी कि मतलब कोई कैटास्ट्रॉफी होगी, कोई उल्का पिंड आया हो गया, टकरा गया, ख़त्म होगी पूरी की पूरी, या फिर रिवर का कोर्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर चल रही है इंडस रिवर, क्या पता वो ओवरफ्लो करगी जिस वजह से सारी की सारी आईवीसी बह गई होगी वहाँ से। कहीं बोलते हैं नहीं, क्या पता हो सकता है रेनफॉल ही बहुत कम हुआ जिसकी वजह से पानी नहीं बचा। कुछ बोलते हैं फ्लड आ गया, कुछ बोलते हैं घाघर रिवर भी थी एक साइड में, तो क्या पता वो सूख गई थी, और वही सूख गई तो पानी नहीं बचा, और पानी नहीं बचा तो लोग सर्वाइव कैसे करेंगे। कुछ बोलते हैं मे बी बहुत डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक आया होगा जिसकी वजह से ये ख़त्म हुई। कुछ बोलते हैं नेचुरल कैलेमिटी हुई होगी कोई, ठीक है, बादल फट गया उस वजह से ख़त्म हो गए, कोई भी नेचुरल कैलेमिटी इंक्लूड कर सकते हो। तो ये मल्टीपल रीजंस हैं जो कि दिए जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू द डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। यहाँ पे आपका कंप्लीशन हो जाता है आईवीसी का। तो देखो स्टोन एज आप कर चुके, प्री हिस्ट्री आपकी कंप्लीट, आईवीसी आप कर चुके, प्रोटो हिस्ट्री आप कंप्लीट। अब जो बचा हमारा मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट दैट इज़ हिस्ट्री, जिसमें आप पढ़ोगे सबसे पहले वैदिक एज। टाइमलाइन देखो आप 5 मिलियन ईयर एगो पहले चले, आप कहाँ तक पहुँच चुके हो, 1900 BCE में, ठीक है। सो यू हैव कवर्ड ऑलरेडी अ लॉट ऑफ टाइम स्पैन। नाउ वी आर गोइंग टू एंटर इन द 1500 BCE, दैट इज़ योर वैदिक पीरियड, ठीक है। तो इसको देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए इतना ही, एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं कि आज क्या क्या चीज़ें देखी। तो हमने स्टार्ट किया था विद इंडस वैली सिविलाइजेशन, और हम एंटर इन कर चुके थे प्रोटो हिस्ट्री में।
टर्म किसने क्वाइन करी, मेसोपोटामिया और इजिप्शियन सिविलाइजेशन इसके कंटेम्परेरी हुआ करते थे। ब्रॉन्ज का ये बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, यानी कि कॉपर और टिन को मिक्स कर देंगे। ट्राइंगुलर शेप बनती है इस सिविलाइजेशन की। नॉर्थ में देखोगे मांडा मिलेगा, साउथ में देखोगे दाइमाबाद मिलेगा, ईस्ट में देखोगे आलमगीरपुर मिलेगा, और वेस्ट में देखोगे तो सुख्ता गेंदौर मिल जाता है। 3 फेजेस आए इसके, और ज़्यादातर जो मिलेगा आपको वो अर्बन प्लानिंग मिलेगी। टाउन प्लानिंग इसकी यूनिक थी, ड्रेन्स हमें बहुत अच्छी मिली, ब्रिक्स इन्होंने बहुत अच्छे से यूज़ करी। सोसाइटी हमने इनकी देखी, एग्रीकल्चर और एनिमल डोमेस्टिकेशन ये किया करते थे। उसके अलावा ज्वेलरी हमें मिल गई अलादीनों से, विच इज़ लोकेटेड इन आज के पाकिस्तान वाले रीजन में। बियर्ड मैन के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद स्क्रिप्ट इनकी देखी, जो कि अभी तक डिसाइफर नहीं है, रिटन है पर डिसाइफर नहीं है। इकॉनमी और ट्रेड देखा इनका, मेसोपोटामियन स्क्रिप्ट से हमें इनकी इन्फॉर्मेशन मिली। उसके अलावा हमने देखा कि इंपोर्ट क्या किया करते थे, रिलीजन कैसा था इनका, पशुपति सील देखी, बरियल के डिफरेंट मेथड्स देखे, डिक्लाइन कैसे हुआ। तो ये सारा आज के लेक्चर में हमने कर लिया कंप्लीट। नाउ वी विल read about the Vedic period in the upcoming lecture. Till then, bye bye, take care, thank you, and if you like the video, do like and share. Thank you everyone, do subscribe the channel, thank you.